Hi all of you, this is Kunal and you all are welcome on this platform Learn Beyond. क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैं आपको एक परफॉर्मा दे देता हूँ कि वी आर इन सेम मोशन, दैट इज जनरल अवेयरनेस. इन जनरल अवेयरनेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट मनी मार्केट, और मनी मार्केट के जिस पहलू पे हम खड़े थे उसका नाम था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट. तो हम आज इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अवधारणा को देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है, और इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो सेक्शंस हैं उस सेक्शंस के जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हैं उनको हम जानेंगे. प्लस जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सेक्शन नंबर 6 में इंपॉर्टेंट फैक्ट चेक के रूप में हम देखते हैं, तो चेक का डायग्राम हम देखेंगे. उसमें हम ये देखेंगे कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, है ना, इंडोर्समेंट क्या होता है, नीचे में जो आप 4 अलग अलग पार्ट में डिजिट देखते हैं वो बेसिकली क्या होता है, IFSC कोड कहाँ लिखे रहते हैं, या फिर MICR कोड कहाँ है, चेक नंबर कहाँ होते हैं. तो बेसिक बातें हम चेक्स के बारे में करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हैं उसे हम देखने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से. तो इससे पहले भी मैंने आपके मनी मार्केट के पार्ट में बताया था कि इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो एक्ट है उस एक्ट का जो अवधारणा है वो जिस ईयर में आया है, द ईयर इज 1881, और जो कमेंसमेंट हुआ है, जो हमने लागू किया है, वो 1 मार्च 1882 में किया है. तो दिस इज कमेंसमेंट ईयर एंड दिस इज एक्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो दोनों में आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्ट कौन सी है और कमेंसमेंट कौन सी डेट की है. नेक्स्ट आप जाने कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हाउ मेनी सेक्शंस. तो सेक्शंस कितने हैं इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो देयर आर 147 सेक्शंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. And what is the meaning of negotiable instrument? That is legal or written. है ना, legal means negotiable means legal, which must be transferable, legal or written document. So this is the meaning of negotiable instrument, that is a transferable मस्ट बी लीगल और रिटन डॉक्यूमेंट आपकी होनी चाहिए. इस 147 सेक्शंस में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम देखने वाले हैं, द सेक्शन विल बी सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 13, है ना. तो ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके हैं. उसके पहले भी अब देखेंगे, 13 से पहले भी सेक्शन नंबर 9 को हमें देखना है, सेक्शन नंबर 10 को हमें देखना है, सेक्शन नंबर 25 को हमें देखना है, सेक्शन नंबर 85A को हमें देखना है, सेक्शन नंबर 89 को हमें देखना है ना, सेक्शन नंबर 138 को देखना है. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसको छोड़ के तो आप बिल्कुल नहीं चल सकते हैं कि ये सेक्शंस क्या हैं. 124, 125, 123, सेक्शन 1 नंबर 23, सेक्शन नंबर 124. मतलब अगर मैं बोलूं कि आपको 147 सेक्शंस में एटलीस्ट 10 सेक्शन आप याद करते हैं, तो कम से कम जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आप एक क्वेश्चन आते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में, वो एटलीस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे मैं आपके इस वीडियो में इस सेक्शंस की बात करूंगा कि इस सेक्शन में क्या अवधारणा है, और चेक विशेष जो चेक आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो अब इस वीडियो के बाद आप जरूर देखिएगा, तो आप बिल्कुल आपको चेक समझ में आएगा कि चेक्स क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है. तो चलें हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 4. देखिए, सेक्शन नंबर 4 से बात करने से पहले हम सेक्शन नंबर 13 की बात कर लेते हैं. देखिए, 13 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा हुआ है. तो NI निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहाँ लिखा हुआ है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 13 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कहा गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहे तो प्रोमिसनरी नोट होगा, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, या चेक होगा, विच मस्ट बी पेएबल ऑन ऑर्डर और बियरर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ NI एक्ट. मस्ट बी पेएबल टू ऑर्डर और बियरर. ये बियरर चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या है, ये मैं बाद में बात करूंगा. अभी आप जाने कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो अवधारणा है, जो परिभाषा है, वो आपके सेक्शन नंबर 13 में लिखा हुआ है. 13 नंबर सेक्शन ये कहता है, ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ईदर प्रोमिसनरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स विच मस्ट बी पेएबल ऑन ऑर्डर और डिमांड टू द बियरर. दिस इज व्हाट द सेक्शन नंबर 13 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अभी हम सेक्शन नंबर 4 की बात करते हैं.
ये सब सेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ, और ऐसे आप लिखते भी चलें, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखें कि सर ने 13 बताया है तो क्या है ना। यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 की बात जाने कि 4 में क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन नंबर 4 डिस्क्राइब अबाउट प्रोमिसनरी नोट। प्रोमिसनरी नोट जिसके बारे में मैंने बताया है कि प्रोमिसनरी नोट क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो सारी बात मैंने इससे पहले वाले आपके मनी मार्केट की वीडियो में बता दी है कि व्हाट इज प्रोमिसनरी नोट। बट यहाँ पे आप जाने कि प्रोमिसनरी नोट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कहता है। सेक्शन नंबर 6 जिसके बारे में कहता है दैट इज चेक। तो यहाँ पे 4, 5 और 6 इस तीनों का कॉम्बिनेशन इज अंडर 13। तो देखिए मैं 13 में क्या लिखा था, प्रोमिसनरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो यहाँ पे प्रोमिसनरी नोट 4 का भाग है, 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और 6 में चेक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4, 5 एंड 6 इज द पार्ट ऑफ 13 एंड 13 इज द लार्जर कंसेप्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। तो इस 4 सेक्शन के बाद में हम आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 9 की बात करते हैं, है ना। 9 कहता है कि मान लीजिए चेक मेरा है, मैंने लिखा पे टू राम, राम ने फिर से दूसरे को ट्रांसफर किया, फिर से उसका हमने अलग ट्रांसफर किया है। तो जो लास्ट पार्टी का नाम लिखा होगा, जो लास्ट इंडोर्सी होगा, ही विल बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट का मालिक हो, पोजीशन हो। मैंने सपोज चेक पे लिख दिया है, मैं नहीं इशू किया, माई नेम माई सेल्फ इज कुणाल, तो मैं नहीं लिखा कि पे टू राम और फिर मैं लेके जा रहा हूं कि मुझे चिप पैसा दे दो, तो बैंक नहीं देगी, बैंक बोलेगी राम साहब कहाँ हैं। तो राम इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन अगर राम ने इंडोर्स कर दिया चेक श्याम के नाम से, तो इन दैट कंडीशन श्याम विल बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्लियर। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल, वो कस्टमर जो उस इंस्ट्रूमेंट का मालिक हो, दैट इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर के नाम से लगता है कि क्या है, तो होल्ड करने वाला व्यक्ति है। किस चीज को होल्ड करेगा, तो ऑब्वियसली बात है इंस्ट्रूमेंट का होल्ड करेगा, और होल्डर इन ड्यू कोर्स, है ना। तो आई होप कि होल्डर इन ड्यू कोर्स जो एक्चुअल कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहीं पे आप जाने कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। और बैंक ने बिल्कुल सही तरीके से, है ना, बैंक ने बिल्कुल देखा, जांच पड़ताल किया कि ऑर्डर चेक है, बियरर चेक है, किसे पैसा मिलना है। तो बैंक ने बिल्कुल सही आदमी को अगर पैसा दिया है विदाउट नेग्लिजेंस, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। देखिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आपके बोर्ड पे लिखता ही नहीं कि आपके सेक्शन नंबर 9 क्या है और 10 क्या है, बट दीज 2 सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है कि सेक्शन नंबर 9 डिफाइंड अबाउट होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड सेक्शन नंबर 10 डिफाइंड अबाउट पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। बैंक बिल्कुल जांच पड़ताल करके ही आपको पैसा देती है। तो जब बैंक सही रूप से पैसा दे, दैट इज कॉल्ड पेमेंट। और पेमेंट किस रूप में, तो ड्यू कोर्स, है ना। सही पेमेंट इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्लियर। यहां पे 10 के बाद आना चाहिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो 13, लेकिन 13 की बात चूंकि हमने ऑलरेडी लिख ली है, तो यहां पे हम सेक्शन नंबर 18 की बात करते हैं। एंड दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक तो आप जान लें कि 147 सेक्शंस में अगर हमने 10 सेक्शंस की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो 10 के 10 सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन हमेशा क्या कहते हैं कि सर गेस में भी सुपर गेस हमें चाहिए, तो सुपर गेस के लिए मैं सेक्शन नंबर 18 को टिक मार्क करता हूँ। देखिए अभी आप समझे, एक तो बाद में मैं समझाऊंगा, बट अभी आप समझे कि व्हाट इज सेक्शन नंबर 18। तो जिस समय चेक है, उस चेक पे 2 रकम लिखने पड़ते हैं, 2 अमाउंट लिखने पड़ते हैं। एक आपको फिगर में लिखना पड़ता है। फिगर कहने का मतलब कि सपोज हमें 18,000 अगर पेमेंट चाहिए, तो मैं फिगर में लिखता हूँ वो दैट इज 18,000, और यहाँ भी लिखता हूँ जो वर्ड है वहाँ भी लिखता हूँ 18,000। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड एंड फिगर। दिस इज रिटन इन वर्ड एंड दिस इज रिटन इन फिगर। सेक्शन नंबर 18 क्या है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिगर तो
18,000 लिखा, वर्ड भी 18,000 लिखा भी 18,000 ओनली, लेकिन जब फिगर लिख रहा था तो गलती से मैं एक जीरो डालना भूल गया। क्लियर? तो ये देखें वर्ड क्या हो गया, तो वर्ड बिकम 18,000 एंड व्हाट अबाउट फिगर, तो फिगर हो गया आपका 1,800। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड एंड फिगर मिसमैच ऑन द इंस्ट्रूमेंट। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड फिगर। तो वर्ड और अगर फिगर मिसमैच है आपके इंस्ट्रूमेंट पे, तो बैंक डे टू डे कोर्स ऑफ एक्शन में क्या करती है, तो कस्टमर को कॉल करती है और चेक गुड फेथ में रिटर्न कर देती है कि सपोज आपने गलती लिखा होगा तो फिर से करेक्शन करके आप डाल दें। बट अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 18, दिस वर्ड एंड फिगर मिसमैच अमाउंट विल बी पेएबल, है ना। और आप जाने कि वर्ड और फिगर अगर मिसमैच है तो कौन सा अमाउंट पे होगा, क्या बैंक 1800 पे करेगी या बैंक 18,000 पे करेगी। तो वो अमाउंट बैंक को पे करना है अंडर दिस सेक्शन विच इज रिटन अंडर वर्ड। तो वर्ड अमाउंट विल बी पेएबल। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है कि अगर वर्ड और फिगर मिसमैच होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो वर्ड और फिगर अगर मिसमैच होगा तो बैंक विल पे वर्ड अमाउंट। क्यों वर्ड अमाउंट? क्योंकि यहां पे दो बातें मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ड को जिस नाम से बैंक जानती है दैट इज कॉल्ड लीगल फॉर्मेट, लीगल, और जो फिगर है उसको जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड ओनली कर्टसी। तो दिस इज वर्ड, दिस इज लीगल एंड दिस इज कर्टसी। तो बैंक विल पे द अमाउंट which is written in legal format. The meaning of legal format is word format, whereas bank will not pay the amount which is written in courtesy format. Meaning of courtesy is figure. क्लियर? तो आपसे अगर पूछा जाए कि चेक पे courtesy क्या होता है तो आपका एक रिएक्शन जरूर जाएगा कि संभवतः हमने कहीं देखा था कि courtesy is nothing except the amount which is written in figure format. And legal is the format where the amount is written in word format. क्लियर? तो आई होप बिल्कुल सेक्शन नंबर 18 आपको क्लियर है कि वर्ड और फिगर अगर मिसमैच है तो बैंक विल पे द अमाउंट विच इज रिटन इन वर्ड फॉर्मेट। क्लियर? तो चले सेक्शन नंबर 18 से हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 25 पे। तो बैंकों की जो हॉलीडे है ना, वो पूछा भी जाता है कि बैंक का हॉलीडे कहाँ डिफाइन है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन है, आरबीआई एक्ट में डिफाइन है या किसी और एक्ट में डिफाइन है। तो आप जाने कि बैंक्स हॉलीडे आर डिफाइंड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 25। बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इतने ही कम से कम सेक्शन आप जानते हैं, आपकी बड़ी आरबीआई से लेके छोटी आईबीपीएस क्लर्क तक के सारे एग्जाम्स का पर्पस सॉल्व है। क्लियर? तो 25 से आगे भी हम चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन नंबर 85, सेक्शन नंबर ए। तो 85 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 85 के सबसेक्शन ए की बात कर रहा हूं, जिसमें हम जिस फैक्ट की बात करते हैं द फैक्ट इज डिमांड ड्राफ्ट, है ना। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में मैं और भी बताऊंगा कि डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बीच में क्या डिफरेंस है, बट यहाँ पे आप जाने कि डिमांड ड्राफ्ट की बातें कहाँ पे लिखित है। तो डिमांड ड्राफ्ट इज डिस्क्राइब्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 85 सेक्शन नंबर ए। क्लियर? आगे चले। आई होप कि अभी तक क्लियर हो रहा। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, कैसे भी करें यू हैव टू रिटेन टिल योर मेंस एग्जामिनेशन। चलें अब इससे आगे चलते हैं और आप जाने 85 के आगे कि हम 89 नंबर सेक्शन की बात कर लेते हैं। कुछ और सेक्शन हैं 4-5 जो यहाँ पे हम देख ही लेते हैं कि क्या है। तो 89 नंबर सेक्शन, क्लियर? 85 के बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 89 नंबर सेक्शन कहता है कि पेमेंट इज मेड वेयर अल्टरेशन इज नॉट अपैरेंट, है ना। अल्टरेशन इज नॉट अपैरेंट। देखिए क्या होता है ये मीनिंग, क्योंकि ये सब क्या है, लीगल मीनिंग है, लीगल वर्ड है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि बैंक ने वो पैसा पे कर दिया जो किसी कस्टमर ने किसी कस्टमर के इंस्ट्रूमेंट पे अल्टरेशन किया हो।
बट वैसा अल्ट्रेशन है जो बैंक वाले को देख के मालूम नहीं चला। तो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रेशन विच इज नॉट अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब है खुली आंख से जो हमें वैसा छेड़छाड़, अल्ट्रेशन में हमने कुछ चेंजेस किया है और वैसा चेंजेस जो खुली आंखों से बैंक वाले को दिखा नहीं और फिर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया होगा, दैट इज सेक्शन नंबर 89। क्लियर? अभी देखिए क्या होता है, व्हाट इज दिस। तो हमने आपके चेक पे सपोज डेट लिखा था, वो डेट था 3 है ना नवंबर 2019। ऐसा आपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे डेट लिख दिया। अब साहब ये चेक है, तो चेक कितने दिन वैलिड रहता है? तो चेक इज वैलिड अप टू 90 डेज ऑफ इशूइंग डेट। तो 3 मंथ तक इस चेक की वैलिडिटी है। तो ये चेक एक्सपायर कब होगा? तो ये चेक एक्सपायर हो जाएगा 2 है ना फरवरी 2020। तो 90 डेज की चूंकि इस वैलिडिटी है तो 2 फरवरी को ये चेक एक्सपायर हो जाएगा। अब कोई कस्टमर है जो 5 तारीख को ये चेक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो 5 तारीख को प्रेजेंट करेगा तो क्या होगा? बैंक वाले उसको वापस कर देंगे, बोलेंगे ये चेक बिकम द इंस्ट्रूमेंट बिकम स्टिल। मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिल चेक। बट यहां पे आ जाने कि 3/11 का चेक इशूड था। चूंकि चेक की वैलिडिटी 90 डेज या 3 मंथ की होती है, तो वो चेक आपके 2 फरवरी 2020 में क्या होता? तो स्टिल हो जाता। यहां पे कस्टमर ने क्या किया? तो सपोज उसके हाथ में 5 तारीख को चेक आया, उसने क्या किया? उसे मालूम था कि अगर मैं आज के डेट में ये चेक डालूंगा तो ये चेक हमारे पास वापस डिसऑनर होके आ जाएगा। उसने बहुत चालाकी से क्या किया? तो इस 3 के आगे 1 डाल दिया। आप बताएं साहब, आप ही अगर बैंक में बैठे हुए हैं तो क्या किसी भी कंडीशन में आप इस बात को भांप पाएंगे कि ये जो 1 है उसी पेन से, जो नीला पेन होगा या ब्लैक पेन होगा, उसी लगभग ब्लैक पेन या नीले पेन से उसने 1 डाला है? क्या किसी भी कंडीशन में ये अल्ट्रेशन आपको दिखेगा कि ये अल्ट्रेशन किया गया है? तो आपको नहीं दिखेगा। और उस कंडीशन में बैंक वाले ने 13 समझ के इसको 13 पंच कर दिया, तो चेक 12 तारीख तक के लिए क्या हो गया? तो फ्री हो गया, है ना। तो अल्ट्रेशन किया गया, बट वो अल्ट्रेशन बैंक को दिख नहीं रहा है और उस कंडीशन में बैंक ने अगर पे कर दिया है तो बैंकर्स आर सेव अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 89 वेयर अल्ट्रेशन इज नॉट अपैरेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बैंक के आने वाले ऑफिसर्स या क्लर्कल गेट में जाने वाले हैं, वैसा अल्ट्रेशन जहां पे आपको देख के अल्ट्रेशन मालूम नहीं चल रहा है, आपने पेमेंट कर दिया, यू आर सेफ, डोंट वरी। क्यों सेफ हैं? क्योंकि ये सेक्शन आपके लिए बैंकर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन ऐसा जो अपेरेंट ना हो, उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, बट यहां पे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। चले 89 नंबर सेक्शन से हम आगे चलते हैं और कुछ और सेक्शंस की बात करते हैं। 89 के बाद चले तो आप 123 नंबर सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। 123 दैट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है? बहुत बार आप देखे होंगे आपने कि चेक है, चेक पे 2 जो हमने पैरेलल लाइन है वो हमने खींच दिया। द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉसिंग इज जनरल क्रॉसिंग। द मीनिंग इज द अमाउंट विल बी पेड थ्रू अकाउंट ओनली। अकाउंट पेएबल हम इसे बोलते हैं। तो दिस इज ओनली जनरल क्रॉसिंग which is defined under 123rd section of negotiable instrument। लेकिन मैंने जनरल क्रॉसिंग करते करते बीच में क्या किया? तो बीच में मैंने लिख दिया SBI। अब सपोज कस्टमर का अकाउंट अगर SBI में ना हो और वो देना बैंक में पुट करना चाह रहा हो, तो देना बैंक विल डिनाई कि हम आपके इस चेक का क्लियरिंग नहीं करेंगे, बिकॉज इस चेक पे स्पेशल मार्क किया गया है SBI। तो सिर्फ SBI में ही आपका ये पेमेंट हो सकता है। इफ यू आर हैविंग अकाउंट यू कैन ड्रॉप दिस इंस्ट्रूमेंट टू SBI, अदरवाइज वी विल नॉट क्लियर योर इंस्ट्रूमेंट। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग, and this special crossing is defined under section number 124 of negotiable instrument। तो आई होप कि स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग में आपको
अंतर बिल्कुल मालूम चला होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में आपने सपोज अकाउंट नंबर लिख दिया, तो अकाउंट नंबर जिस बैंक का होगा उसी बैंक में उसी अकाउंट में जाएगा, दूसरे किसी भी अकाउंट में नहीं जा सकता है। आपने सपोज लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, आपने मेरे को एक चेक दिया और मेरा अकाउंट 3 बैंकों में है, तो मैं अगर जनरल क्रॉसिंग है तो मैं 3 में से किसी भी बैंक में डाल सकता हूँ। बट आपने अगर लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा तो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में ही मैं डाल सकता हूँ, अदरवाइज बाकी की 2 बैंक मेरे उस इंस्ट्रूमेंट को क्लियर नहीं करेगी, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट स्पेशल क्रॉसिंग है और ये स्पेशल क्रॉसिंग सेक्शन नंबर 124 में निहित है। क्लियर, आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विशेष आपके सेक्शंस की बात करते हैं। और यहाँ भी मैं डबल टिक मार्क करता हूँ, स्टार भी लगाता हूँ कि आप 138 को पहले याद कीजिएगा, 18 को उसके बाद याद कीजिएगा, 456 को याद कीजिएगा, फिर 13 को याद कीजिएगा। कहने का मतलब हर एक को याद करना है ना, इसमें कोई गेस ही नहीं है। ये 147 में मैंने सुपर गेस के रूप में इतने इंस्ट्रूमेंट आपको बता रहा हूँ, इतने सेक्शंस आपको बता रहा हूँ। 138 में मेरे अकाउंट में 2000 रुपये हैं और मैंने आपको 20,000 रुपये का चेक दे दिया। क्या ये 20,000 रुपये आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में इनसफिशियंट बैलेंस है और उसके ऊपर का चेक मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दैट कंडीशन चेक विल बिकम बाउंस। और बाउंस ऑफ चेक की परिभाषा जिस सेक्शन में निहित है, द सेक्शन इज 138, है ना। देखिए बहुत बार आपको समझने में दिक्कत आएगा कि व्हाट इज बाउंस ऑफ चेक होता है तो क्या होता है, हम कैसे सामने वाले पार्टी को पैसे मांग सकते हैं, कब हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सपोज कि किसी ने हमें चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट कोर्ट में चला जाए, बट ऐसा प्रोविजन नहीं है। नहीं तो कोर्ट में भी बैंक की तरह लंबा लाइन लग जाएगा, है ना, कि उधर चेक बाउंस हुआ उधर लोग कोर्ट में पहुँच गए, तो ऐसा प्रोविजन नहीं है। मैं आने वाले वीडियो में जो हम स्पेशल चेक्स की क्लास लेंगे उसमें आपको स्पष्ट बताऊंगा कि बाउंस ऑफ चेक अगर होता है या हुआ है तो क्या प्रोविजन आपके 138 नंबर सेक्शन में है, कितने समय आपको सामने वाले पार्टी को देना पड़ेगा, कब आप उसे नोटिस दे सकते हैं और कब और कितना आप उससे पैसा का मांग और डिमांड और उससे सजा दिलवा सकते हैं। तो ये सारी बात आने वाले चेक के स्पेशल वीडियो में हम करेंगे। बट यहाँ पे आप जानें कि बाउंस ऑफ चेक की बातें जिस सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखी गई है, द सेक्शन इज 1, 3 and 8। दिस इज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर चूंकि मेरी पूरी फोकस आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे थी तो मैंने और किसी चीज़ के बारे में बताया ही नहीं। चेक के बारे में हालांकि मैंने बताया था कि बेसिक बातें करेंगे, बट चेक की ही क्लास में हम बेसिक बातें करेंगे कि चेक कैसा होता है, क्या डिजाइन है, ड्रॉ और पेई क्या होते हैं, है ना, एलॉन्ज क्या होता है, इंडोर्समेंट क्या होता है, और चेक के जो वेरिएशंस हैं कि ओपन चेक क्या है, बियरर चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या है, बाउंस ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, सीटीएस चेक, मतलब तमाम चेक जो संभवतः आपने सुने हो या ना सुने हो उसकी बात हम विशेष क्लास में करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, फटाफट आपको एक बार रिवाइज करता हूँ। मैंने बताया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा एक्ट में लिखी हुई है, वो एक्ट 1881 का है, जिसका कमेंसमेंट हमने 1 मार्च 1882 में किया है। देयर आर टोटल 147 सेक्शंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और द मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल लीगल रिटन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमने सेक्शन नंबर 13 की बात सबसे पहले की, जिसमें मैंने बताया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा निहित है। ये परिभाषा कहता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ए प्रोमिसनरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक विच मस्ट बी पेएबल ऑन ऑर्डर और टू बियरर और ऑन डिमांड। सेक्शन नंबर 4 ऑल अबाउट प्रोमिसनरी नोट, सेक्शन नंबर 5 ऑल अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन नंबर 6 ऑल अबाउट चेक्स। उसके बाद हमने सेक्शन नंबर संभवतः 9 और 10 की बात की है। 9 में होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में बताया है, 10 में पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बारे में बताया है। 18 में हमने सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड और फिगर अगर मिसमैच है तो वहाँ पे लीगल और कटसी की बातें हमने की है कि वर्ड का जो अमाउंट है वो आपका क्या है तो लीगल है और जो फिगर है दैट इज ए कटसी। एंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंक विल पे द अमाउंट विच इज रिटन इन वर्ड फॉर्मेट। 18 के बाद 25, इस 25 में बैंक्स के हॉलीडे के बारे में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 85 ए बताता है डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। सेक्शन नंबर 89 बताता है इफ द अल्टरेशन हैज बीन डन बट विच इज नॉट अपेरेंट टू द
बैंकर्स इन दैट कंडीशन बैंकर्स आर सेफ, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। 89 के बाद हमने 123, 124 की बात की है। 123 इज ऑल अबाउट जनरल क्रॉसिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, 124 इज ऑल अबाउट स्पेशल क्रॉसिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जहां पे बाउंस की बातें हमने की है, दैट इज 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इतनी बात आप हम अगर जानते हैं तो यू आर बिल्कुल, आपके पास एक बिल्कुल भरोसा होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाता है तो यू कैन बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। बट बिफोर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, आपने अगर पहली बार इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज रिसेंट में हमारे पास बहुत सारे एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आप इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उसके वेट भी करें जहाँ पे हम चेक्स की बात करेंगे, है ना। Till the time, please pen down all the important section of negotiable instrument. Thank you so much for watching this video.